बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्या प्लान है, किस तरह से लेके चलेंगे, पहले ये वाली बात करनी। सबसे पहली बात ये है कि क्या वो बच्चे जिन्होंने अभी रिसेंटली पीआरसी पास किए उन्हें टैक्स का पेपर ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि मेरे मुताबिक सबसे रेलेवेंट पेपर टैक्स है इस वक्त। उसकी वजह सबसे पहली ये है कि FR1 का सिलेबस ज़्यादा है। बी लॉक करेंगे तो आधा पेपर की एग्जामिशन मिलेगी, पूरे पेपर की नहीं मिलेगी। कॉस्ट का पेपर वैसे ग्रुप बी में चला जाना है, वो उसका सिलेबस ज़्यादा है, FR1 का सिलेबस ज़्यादा है। बी लॉ से आधे पेपर की एग्जामिशन मिलनी है। सबसे ज़्यादा फेवरेबल पेपर इस वक्त टैक्स है, जिसको मेहनत करके पास किया जा सके तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या इसका सिलेबस इतना कम है कि ये बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो इसका जवाब है भाईजान, इसका सिलेबस बी लॉ से तो ज़्यादा है मगर मैनेजेबल है। आज दिसंबर की 2 तारीख है, दिसंबर का पूरा महीना ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है, जनवरी का महीना पड़ा हुआ है, फरवरी के 15 दिन। ये तकरीबन हमारे पास 75 डेज़ बनते हैं। 75 डेज़ में से हम अगर छुट्टियां वगैरह लेस कर दें, वो बहुत ज़्यादा ना ईद की छुट्टियां ना कुछ है, कोई बहुत हैवी छुट्टियां नहीं है। तो संडेज़ की छुट्टियां लेस करें तो 10 संडेज़ को भी हम अगर मैक्सिमम लेस कर दें तो ये 65 डेज़ बनते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसमें तकरीबन 10 टेस्ट शामिल हैं। अभी जो मैंने स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ऑफ़ की थी वो असल में इसलिए की थी कि मैं उसमें स्केड्यूल डाल रहा था। आप लोगों ने तो देखा है, ऑनलाइन वालों ने नहीं देखा। अच्छा, उसमें प्लान ये था कि आप लोगों के साथ 10 टेस्ट होंगे। मेरी प्रेफरेंस और कोशिश ये होती है कि जिस दिन टेस्ट हो उस दिन आपको फुल फ्लेज टेस्ट को तैयार करने का मौका दिया जाए, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करके कवर करें। तो हमारे पास बहुत अच्छा मुनासिब मार्जिन है। 1.25 घंटे की क्लास है तो तकरीबन 75 आवर्स के करीब मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं और अभी पिछले सेशन में और इससे पीछे 8 सेशन में रिवीजन में 15 घंटे में भी पूरा कोर्स करवा रहा होता हूँ। तो ये तो डिपेंड करता है, हमने पढ़ाना है स्टूडेंट के मुताबिक। स्टूडेंट कितना तैयार है। सर एक बंदा है ना, वो काम करना जानता है तो वो तो ये देखेगा ना कि आपकी रिसेप्शन क्या है। मुझे मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है सर आप ज़रा आज चैप्टर 4 तो पढ़ा के दिखाएं, हम देख लेते हैं आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, तो वो एक ऐसी बात है कि मैंने तो बटन ही दबाना है चैप्टर 4 का, तो मैंने शुरू हो जाना है, चैप्टर 4 पढ़ाने लग जाना है। मसला ये है कि मैंने तो ये देखना है कि मेरा बच्चा किस पॉइंट पर है, मैंने इसको कैसे लेके चलना है कि ये पेपर कवर करे। मेरे पास पीआरसी का बच्चा है ना, पीआरसी का मतलब है एक फ्रेश बच्चा। मैंने क्या करना है, मैंने इस फ्रेश बच्चे को फ्रॉम द स्क्रैच लेके चलना है। इस क्लास में बैठे हुए हर बच्चे के बारे में मेरी पहली असम्पशन क्या है, वो ज़िंदगी में पहली बार टैक्स का पेपर पढ़। ऐसा ही है? yes, तो भाई मैं तो उस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जो ज़िंदगी में पहली बार टैक्स का पेपर पढ़ा है। मेरे जहन में एक बात है, यार इस बच्चे ने कुछ नहीं पता, जो दसना है इमरान तू ही दसना भाई। मैं नहीं सोच सकता, आपने वो बात तो सुनी होगी, आपको वो बात तो पता होगी, आपको इस बात का अंदाज़ा तो होगा। इस तरह की कोई बात इस क्लास में नहीं होगी। हर चीज़ फ्रॉम द स्क्रैच आपको सिखानी है, ये मेरी पहली प्री कंडीशन है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे बात ये कि क्या इतने टाइम में कवर हो सकता है? सर इजीली हो सकता है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप अपनी एंड पे कमिटमेंट शो नहीं करते। मैं आज आपको पढ़ाने बैठा हूँ और मैं आपके साथ डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। मेरी पहली आपसे बात ये होनी है, मैंने आगे स्लाइड में लिखा भी हुआ है, मैं फ्लो में बोल रहा हूँ तो बताता चलूँ कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हर रोज़ 3 घंटे टैक्स को नहीं दे सकते अदर देन क्लास, तो फिर मत पढ़िए। लेकिन अगर आपने अपने माथे पे इतना बड़ा टैग लगवाया हुआ है, सीए कर रहा हूँ मैं, रिश्तेदारों को भी सबको बताया हुआ है, वो भी आपकी इज़्ज़त करते हैं कि माशाल्लाह मुंडा सीए शुरू कर देता है, आपकी इज़्ज़त अफजाई भी हो रही है, तो उसकी बेस पर आपका भी ये बनता है कि आप उसको ड्यू टाइम तो दें। कम से कम कितना टाइम चाहिए? 3 घंटे आपको पर डे टैक्स पढ़ना है। यकीन माने 90% डेज में इससे कम ही लगेंगे, लेकिन मैंने एहतियातन 3 घंटे कह दिए कि यार कोई बात नहीं,
ये ना कोई बच्चा एक दिन मुझे आके कहे कि सर आपने 3 घंटे किए थे, मैं 4 घंटे लगा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। 1.25 घंटे की क्लास, 3 घंटे रोज़ पढ़ना है, 4 घंटे की गेम है। ये कोई बड़ी गेम नहीं है, मेरे मुताबिक ये इजीली डूएबल है, इजीली डूएबल है। अगर आप में से कोई रिपीटर है, 1.25 घंटे की क्लास 1.5 से 2 घंटा पर डे, बस। असल चीज जो असल फनकारी है ना इसमें, ये है कंसिस्टेंसी की। असल जो चीज है और असल जो काम है वो है रोज करने की। जो बच्चा हर रोज कर गया वो तर गया। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5 बच्चों की मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरे बच्चे फास्ट ट्रैक में पास। अल्हम्दुलिल्लाह इन थाउजेंड्स हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक में पढ़ने वालों की तादाद, प्री रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट, पिछले सेशन में 7 बैचेस थे मेरे टैक्स के। तो सर अगर मैं मुख्तलिफ टाइमिंग में बच्चों को साथ जोड़ा हूं तो मैंने ये नहीं करना कि प्री रिजल्ट वाले के बैच के अंदर पोस्ट रिजल्ट वाले को भी जोड़ दिया कि यार अल्लाह ताला तुम्हें इस्लामत रखे। ऐसा नहीं है। आपका बैच जो आज शुरू हुआ है इंशाल्लाह ये कंक्लूड होगा अपने तौर पे एक सिंगल बैच है। सर समझ आ रही है? तो मर्ज वाला चक्कर नहीं है, बिल्कुल आप आ जाएं, हम आज से शुरू करेंगे और आपको एंड तक इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। आपने क्या करना है, बस आपने रोज का काम रोज करना, रोज का काम रोज, और 3 आवर्स विच एवर इज लोअर। ठीक हो गया? रोज का काम रोज करें या 3 घंटे पढ़ें, जो इनमें से कम हो वो कर लें। डन हो गया सर जी? ये स्टोरी है, ये बातचीत है। मैंने आपको क्रक्स अभी बता दिया है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। ये उन्होंने मेरी तस्वीर भी लगा दी जबकि मैं मौजूद हूँ, लेकिन ऑनलाइन वाले ही शायद यही देख रहे हूँ। सर मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 2 साल इंडस्ट्री में काम किया है, 10 साल का टीचिंग का तजर्बा है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन मेरा मेन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है इस सब्जेक्ट में कि मैं पिछले 10 साल में शायद मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। शायद क्या 9,700 तो कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल में सेव हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि शायद इसके आधे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास सेव नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वो इससे बहुत ज़्यादा हैं। ऑडिट एंड इंश्योरेंस मेरा सब्जेक्ट है। अभी रिसेंटली जो नया सब्जेक्ट आ रहा है डाटा सिस्टम एंड रिस्क वाला, इंशाल्लाह वो मैं पढ़ा रहा हूँ CFAP लेवल पर। कैफ CFAP 6 ऑडिट का सब्जेक्ट है, वो डील कर रहा हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स के मेरिट भी आए हुए हैं टैक्स के सब्जेक्ट में। सर पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ICAP में ऑफिशियल रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। ठीक हो गया? जो ICAP पूरे पाकिस्तान से हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सेलेक्ट करता है, उसमें जो टैक्स का सब्जेक्ट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेलेक्ट किया गया ओवर द पीरियड। अभी नहीं, आप इसको कंटिन्यू रखें, जब ज़रूरत होगी तब मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जनाब, अब कुछ बातें आपकी इस्लाह के लिए। असल में इसको मैं ऐसे कहूँगा कि कुछ बातें रोज़ नहीं हो सकती। एक बार पहली बार बता दूंगा, इसका मतलब यह है कि आपने इस पर अमल करना है और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये नसीहतें मैं रोज़ नहीं कर सकता। मैंने अपने 10 साल में पढ़ाने के सालों में जो गलतियां बच्चों को करते देखा, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। मेरे पास बहुत से बच्चे फिजिकल में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं और सोच ये रहे हैं कि वापसी पे जाते हुए दही लेके जानी है। सर वो नहीं सीख पाएंगे। आपको ये सर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सर एक मज़दूर है जिसने 10 ईंटें छत पे लेके जानी है, वो अपने कंधे पे 10 ईंटें रखता है और छत की सीढ़ियाँ चढ़ा है, साथ साथ ये सोच रहा है कि मैंने आज वापसी पे जाते हुए दही लेके जानी है। वो ऊपर पहुंच भी जाएगा, वो ईंटें रख भी देगा, उसका काम भी हो जाएगा और वो ज़हन में कुछ भी सोच रहा था वो भी चलता रहेगा। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर आप लेक्चर ले रहे हैं और आप ये सोचेंगे कि मैंने वापसी पे जाते हुए दही लेके जानी है, तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपका काम है ज़हनी, दिमाग का काम है। इसका मतलब है आपने अलर्ट रहना है।
आपने अपने आप को लेजी नहीं करना, अपने आप को इजी नहीं करना, अपने दिमाग को भी यहां पर रखना है। पहली बार ऑनलाइन में स्टूडेंट बैठा हुआ है, बिल्कुल साथ साथ चाय भी चल रही है, साथ साथ लेक्चर चल रहा है। चाय के साथ बिस्किट खाने के लेक्चर रोक दिए कि यार सर तो बाद में, ये मैं जरा पहले बिस्किट तो एंजॉय कर लूं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती सर, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। मेरे मुताबिक जिस बच्चे ने सीरियसली लेक्चर लेना है वो सामने लैपटॉप पर अपने सिस्टम पर लेक्चर खोल के बैठा हुआ है, टेबल पर उसने लैपटॉप रखा हुआ है, लेक्चर चल रहा है, उसके साथ उसके पास किताब है, हाथ में रजिस्टर है और पेंसिल से वो नोट कर रहा है। ये है वो बच्चा जो सीरियसली पढ़ रहा है। अगर आप मिसाल के तौर पे रास्ते में जा रहे हैं और कान में आपने टूटियां लगाई हैं, सर लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, समझ आए या ना आए, वो अगर 45 मिनट का 50 मिनट का 1 घंटे का लेक्चर है, लेक्चर तो चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे अल्लाह पाक शुक्र लेक्चर ख़त्म हो गया। सर वो लेक्चर ही ख़त्म हुआ है, वो आप तक नहीं पहुंचा। तो सर जो रिकॉर्डिंग में ले रहे हैं उनको ये तसल्ली रहती है कि दोबारा रिकॉर्डिंग ले लेंगे, ये भी बड़ी गलत तसल्ली है। आप पढ़ रहे हैं, आप ये सोच के पढ़ें कि ये लेक्चर मैंने एक बार ही लेना था और मैं बार बार नहीं ले सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने एक ही बार इसको अच्छे से समझना। ये लेक्चर लेते वक्त कभी आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं दोबारा ले लूंगा। आपने दोबारा ये लेक्चर नहीं लेना, आपने इसके बाद किताब दोबारा पढ़नी। जो बच्चा ये एज्यूम करके बैठा हुआ है कि मैं लेक्चर दोबारा ले लूंगा, नहीं, आपने किताब दोबारा पढ़नी है। आपको रिकॉर्डिंग का फायदा वहां पे होगा जहां पर कोई बात मिस हो गई, समझ नहीं आई, छुट्टी की, वहां पर उसको दोबारा देख लिया। लेकिन अगर आप क्लास में बैठे हुए ये सोच के बैठे मेरे पास तो कॉम्बो है, ना समझ आएगी तो घर जाके पढ़ लेंगे, सर फिर इधर क्या कर रहे हो, फिर आप वेस्ट कर। आपने क्या करना है, आपने कॉम्बो इसलिए लिया है ताकि आपको कोई बात अगर ना समझ लगी या किसी में प्रॉब्लम आई क्लास में पूछें। आप कहीं मजबूरी हो गई, कहीं चले गए, लास्ट में कोई रिवीजन करनी थी, वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन आपका असल टारगेट होना चाहिए कि दिस इज़ द टाइम ऑफ माई लर्निंग, मैंने इसको सीखने के टाइम को आगे ज़ाया नहीं कर सकता कि इस टाइम मैं ना सीखूं, इस उम्मीद से के बाद में टाइम है। नो, ऐसा नहीं करना सर जी। क्लास में बैठे, एक्टिवली बैठे, एक एक बात, एक एक लफ्ज आपको सीखना है, एक एक बात आपको करनी है। मेक श्योर करें कि आप एक्टिवली सारी बात को सुन रहे हैं। सुनना, कान में बात का पढ़ना और बात को सुनना और बात को समझना, ये तीनों अलग-अलग लेयर्स हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके कान में आवाज़ पड़ रही है ये काफ़ी है, तो सर ये काफ़ी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि सर जो कह रहे हैं ये ठीक है, बस मुनासिब है, बात समझ आ रही है, नहीं सर, आपने एक्टिवली सुनना है। जो एक्टिव बच्चा सुन रहा होता है ना, उसके ज़हन का प्रोसेसर ना डबल चल रहा होता है, एक बात को समझने के लिए, दूसरा बात को याद करने के लिए। पीछे एक मोटर और लगी हुई है सर, वो आगे जो मोटर लगी वो बात को समझ रही है, पीछे जो मोटर लगी वो बात को याद। अब जो बच्चा इस नीयत से बैठेगा ना, यकीन करें वो मैक्सिमम पार्ट क्लास में ही समझ के याद करके जाएगा, घर जाएगा आधे घंटे में लेक्चर कवर। सर समझ आ रही है? तो अगर आप बैठे हैं टेक लगा के कि ठीक पढ़ा रहे हैं सर को पढ़ाना आ रहा है, सही है, तो आप सिर्फ बात को समझेंगे। क्रिटिक बन के बात को नहीं समझना सर, क्रिटिक बन के बात को नहीं सुनना। आप चले, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसे है जिसको थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं सर सही पढ़ाएंगे या नहीं, या इन्हें आता या नहीं आता, 2-3 दिन ले लें, आप लेक्चर लें। जब आपको तसल्ली हो जाए ना, फिर उसके बाद आपने ना 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर एतमाद ना हो तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, एक किताब और एक टीचर। अगर आपको टीचर की बात में डाउट लग रहा है ना, यार ये पता नहीं ठीक कर रही है नहीं, सर वो उस टीचर से ना पढ़ें। क्यों सर? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो उस टीचर से पढ़ रहे हैं, बाद में आपको किसी दूसरे बंदे से पढ़ के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वो तो ज़ाया है सारा। आप एक किताब से पढ़ रहे हैं और आप उस किताब को पढ़ के ये सोचते हैं पता नहीं ये ठीक है, यानी मैं दूसरी किताब से इसको टैली करूँगी ठीक लिखा हुआ या नहीं, सर आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है।
सर समझ आ रही है? तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगली बात है एटीट्यूड का सीरियस होना। सर जी आप आ जाए हैं, आप आज जज्बात में हैं, 2 दिन तक ये जज्बात बरकरार रहते हैं, तीसरे दिन आपका दोस्त आपको कहता है यार चल आ यार खाना खान चलिए, ओ गोगे दे चने असल खाने उतरो, और आप ये वाली क्लास मिस कर देते हैं। मैं कतन आपको ये नहीं कह रहा कि आप गोगे के चने खाने ना जाएं, बिल्कुल जाए, ज़रूर जाना चाहिए, क्लास पढ़ के चले जाओ यार। सर समझ आ रही है? आप उसे कहें यार गोगे के चने खाने जाना है, इस तरह करते हैं हम कल 11 बजे गोगे के चने खा के फिर आराम से फिर क्लास में आ जाएंगे। यार हो सकता है ना, आप जब सीए कर रहे हो और आपके माथे पे टैग लगा हुआ है कि मैं सीए स्टूडेंट हूँ, तो फिर सीए तो करो। ये कौन सी बात है कि आप सीए पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो वैलिड नहीं है। आपकी ज़िंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है अल्लाह ताला का कहना मानना, दूसरे नंबर पे सीए, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो भाई अब आप नॉन सीरियस होते हैं, टाइम पे नहीं आते, नॉन सीरियस होते हैं छुट्टी कर लेते हैं, नॉन सीरियस होते हैं टेस्ट नहीं देते। ये नॉन सीरियस होने की सबसे बड़ी इंडिकेटर्स हैं। जब आप कहेंगे यार आज टेस्ट नहीं देना, अपने आप को समझाएं, सर ने पहले दिन कहा था नॉन सीरियस नहीं होना, नॉन सीरियस नहीं होना। सर इस क्लास का फास्ट ट्रैक की क्लास का रिजल्ट बाकी बैचेस से बेहतर आता है। उसकी एक वजह पता क्या है? आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है नॉन सीरियस होने का। आप 4 दिन नॉन सीरियस हुए, एक चैप्टर साइड पे हो जाएगा। बच्चे को पता है कि यार मैंने अब ये 55 दिन अलर्ट रहना है। जो प्री रिजल्ट में आया वो 2 छुट्टियां करता है, कहता है अच्छा कवर कर लेंगे, अभी बड़ा टाइम है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपने इसको कवर करना है। सर रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है, टेस्ट लाजमी देने हैं, रिटर्न प्रैक्टिस जहाँ पर कही जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जहाँ पर कही जाए वहाँ पर वो लाजमी तौर पे की जाएंगी। जी सर, मैं ये सवाल भी हमेशा अपने हर बैच में सबसे पहले दिन पूछता हूँ कि यार आपने अली इमरान के बैच में एनरोलमेंट कराई, मेरा सवाल आपसे ये है क्या सोच के करवाई है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो भाई सबसे पीछे बैठे जी, आपके साथ भाई है ना, तरतीब से शुरू कर देते हैं। हर एक स्टूडेंट क्लास है मेरा पढ़ गया, तो वो नॉर्मल था, तो उसने फास्ट टैग ही लिया, तो मैंने ये सोचा अगर वो परसेंटेज वाले करवा सके। अल्लाह ने कराना है, आपने मेहनत करनी है, मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। ठीक है सर जी। सर आपका जो मेथड है ना स्लो पढ़ाने का और जो जिस तरह से आप डिलीवर करते हैं, ये बड़ा मुझे पसंद है कि 50-55 मिनट का लेक्चर होता है छोटा, और इजीली हम उसे कवर कर सकते हैं। डन है, इसको कवर भी ज़रूर करना है। जहाँ तक मेरी बात पसंद है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। लेकिन अगर आप बहुत से बच्चे ऐसे जिनको मैं बहुत पसंद हूँ लेकिन आई कैप उनको पसंद नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? सर देखिए मेरी बात सुने, मैं हर बार एक बात कहूँगा, अगर इस क्लास में बैठे समझ नहीं आया मेरा कसूर। अगर आप इस क्लास में आ गए हैं और आपको समझ नहीं आया तो मेरा कसूर। लेकिन अगर समझ आ गया है और आपने घर जाके उसे तैयार नहीं किया तो आपका कसूर। सर समझ आ रही है? समझ नहीं आया, आपने कहना है भाई मुझे समझ नहीं आया, और मैं आपको बड़ा खुद आपको आज हौसला दे रहा हूं, भाई हाथ खड़ा करो, भाई मुझे नहीं समझ आया सर जी, मैं कैसे आगे चल लूँ, मैं हाजिर हूँ सर। सर जी देखिए मैंने आपको बताया यही कोर्स मैंने पिछले 4 सालों में 8 बार 15-15 घंटे में भी पढ़ाया है, तो मैं इसको 75 घंटे में क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है? ताकि मेरे हर बच्चे को समझ आए। अगर किसी एक बच्चे को भी समझ नहीं आया तो मेरा कसूर है। अब समझ आ गया, घर जाके प्रैक्टिस नहीं की, उसका कसूर। यार समझ आ रही है? आप क्लास में आए, आप रेगुलर रहें, आप होम असाइनमेंट करें, यकीन करें आप मेरे लिए ऐसे मोहतरम है, मेरी आदत है, एक अजीब सी बात ही मैं करने लगा हूँ, यकीन करें मैं अपने स्टूडेंट की बड़ी इज्जत करता हूँ दिल से। मेरी कोशिश होती है मुझे जहाँ मिले मैं उसको खड़े होके मिलूँ। वजह यार उसने मेरे पे एतमाद किया है, उसने मेरे पे एतमाद किया, एक अनदेखा एतमाद है ना। सर आपने तो मुझसे पहले नहीं पढ़ा था, आपको आपके दोस्त ने कहा है, आपने उसके कहने पे मुझ पे एतमाद किया है, तो मैं इसका भार लेता हूँ।
मैं कहा पढ़ा तो किया भी, मैंने क्लास नहीं पढ़ाई, ऐसी नहीं है सर। मैं इसका पार्ट लेता हूँ, मैं इसका रिगार्ड करता हूँ कि यार एक बंदे ने किसी बंदे के कहने पर मेरे पर एतमाद किया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम उसने जो एतमाद किया है मैं उसकी लाज रखूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँ, कोशिश करूँ। सर समझ आ रही है? सर भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर जी बस रूममेट ने कहा कि आप बहुत, यानी कि आपका जो टीचिंग मेथड है बहुत ही कमाल है। ठीक है सर, मेरी आपसे फिर वही इल्तिजा है, रूममेट ने अगर पास किया तो उससे ये भी पूछना कि आपने खुद भी पढ़ा था या बस जो किया सर नहीं किया? वो भी पढ़ा है सर जी। वो भी पढ़ा है, बस वो पूरा फॉलो करना है, आधा नहीं। ठीक है जी सर, प्लीज़ आप बताइए। एक दोस्त ने सजेस्ट किया था आपका। सर जी मेरा टारगेट ये है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ कि आप हमें पढ़ाएंगे ताकि हमारा पेपर पास हो जाए सारे कंसेप्ट के साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी सर, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप हमें साथ लेके चलें, और बाकी हम भी अपने एंड से काम करेंगे आपके साथ जिस तरह आप कहेंगे, और इंशाल्लाह पेपर पास करेंगे। ठीक हो गया, यानी नहर वाले पुल पे मैं अकेला नहीं छोड़ देना आप। ठीक जी सर, डन सर। जी सर, दोस्त ने पढ़ा आपसे, उसने पास किया तो कहता बस सर के साथ साथ चलना, जो सर कहेंगे उसको फॉलो करना। डन सर। भाई नहीं कि वो भी सीए में ही है। जी भाई। सर दोस्त ने पढ़ा हुआ था आपसे, उसने रेकमेंड किया। जी भाई। सर वो भाई ने पढ़ा था और साथ उन्होंने ये कहा था कि आपकी अप्रोच बड़ी अच्छी पढ़ाई को लेकर, बस समझ आ रही मुझे, उसके आगे फिर मेहनत मैंने खुद ही करनी। शाबाश। ए वाली जेडी गल है ना आखिरी वो तो क्या के चला गया भाई। असल बात ये कि समझाने तक मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद मेहनत आपने करनी है। जहां पर फंसो वहां पर मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट व्हाट्सएप 7:35 पे आता है कि सर आप दुआ कीजिएगा 9 बजे पेपर है, हम जा रहे हैं। मैं उस हद तक हाजिर हूँ सर। जब कमिटमेंट किया तो कमिटमेंट लास्ट मोमेंट तक है इंशाल्लाह। आप पॉइंट समझ रहे हैं? सिर्फ ये है आप खुद नियत बांधे कि यार हमने करना है और हमने मेहनत करनी है, जैसे सर कहेंगे वैसे करते रहना है इंशाल्लाह। हम जब आप मुड़ के देखेंगे ना सपोर्ट के लिए तो हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। डन हो गए सर जी? जी सर। सर मैं आपकी बातों पे अमल करूँ इंशाल्लाह। रूममेट ने एडवाइस की। जी सर। सर आप इस तरह पढ़ाएं कि हमें समझ आए आसानी से, क्योंकि पहली दफ़ा टेक्स्ट पढ़ना है, जी सर। तो इसलिए बस। ये भाई लेके ये भाई लेके आए हैं, अगर मरवाना दें यार। ठीक, हाँ इंशाल्लाह। मैं तो यार ले आया मैं इत्थे तक, बस हुन अगर मैं गल दस दी है, अगर समझ ना आई मेरा कसूर, समझ आ गई घर जाके काम नहीं किया तो फिर एक दूजे नाल आप हिसाब ला लेना। ठीक हो गया? जी भाई। दोस्त ने बताया ये कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने टाइम पर। ठीक हो गया। एक्सपेक्टेशन ये है टाइमली कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सर जी टाइमलाइन को मैंने आपको डिफाइन कर दिया है इंशाल्लाह। 17th of February वुड बी द टाइम, जिससे पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। जी बेटे। सीनियर ने रेकमेंड किया था, उन्होंने कहा था कि साथ करेंगे। शाबाश, बस सीनियर की पूरी बात माननी है। ठीक है, रेकमेंड करने तक मान ली है, आगे साथ वाली भी। सर असल में मेरा मानना ये है कि हर रोज 3 घंटे जितना काम नहीं होता, मगर जितना हो वो करना। आप में से कितने लोगों को पता है कि मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ? अच्छा, मैं इस वक्त पॉडकास्ट की बिल्कुल मशहूरी नहीं करने लगा, सिर्फ एक बात बताने लगा। मैंने 30 लोगों के साथ पॉडकास्ट किए हैं और 30 में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो कंसिस्टेंट ना हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलर। इसको ऐसे समझाता हूँ। सर एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है सर मैंने कहा कितना पढ़ना? मैंने कहा जी रोज़ के 2 घंटे। कहता है मैं हफ्ते वाले दिन 16 घंटे पढ़ लिया करूँगा, रोज़ नहीं 2 घंटे पढ़ सकता। मैं कहा यार अगर आपको डॉक्टर के 5 दिन की दवाई दे तो आप 15 गोलियाँ खा लोगे? कहते हैं नहीं। मैं कहा सर यही पढ़ाई का हिसाब है। आपको मैं आज एक टिप और दे रहा हूँ, अपनी लाइफ में इसको अपने साथ रखो। एक लेक्चर लेने के बाद अगले लेक्चर से पहले उसको कवर करो। आप आ जाए हो ना यहाँ पे 12:30 पे, कल 12:30 से पहले आपने वो कवर करके आना है। ये जो फ़ायदा होता है ना,
ये उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और सबसे ज़्यादा याद भी आपको रहता है। आपके पास एक ख़ास जगह ब्रेन में आपको एलोकेट हो जाती है उस काम के लिए। जब आप 5 लेक्चर इकट्ठे करके फिर पढ़ते हो ना, तो वो वाली बात नहीं है। कंसिस्ट हार्ड वर्क तो ये भी है कि आप 16 घंटा पढ़ो एक हफ्ते में। कंसिस्टेंसी ये है कि रोज़ के 2 घंटे पढ़ो। सर समझ आ रही है? रोज़ के 2 घंटे पढ़ने वाला बंदा कभी नहीं हारता। लेकिन जो एंड पे अब बहुत से बच्चे जो हैं वो फरवरी में ही पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पूरी कोशिश करके फिर फरवरी के महीने में पढ़ के कहते हैं यार ICAP नहीं पास करता। जनवरी में उन्होंने किताब का मुंह नहीं देखा होता। सर ऐसे नहीं है, आपके पास टाइम है, आपने इसको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। डन हो गया सर जी? आप अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ही तशरीफ़ लाए हैं। कुछ कहना पसंद करेंगे कि आपने इस क्लास को क्यों ऑप्ट की है? PRC कंप्लीट हुई है, तो हम अभी असल में डिस्कस तो ये कर रहे हैं कि टीचर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा वैसे मैं आज इस तरफ बैठा हूँ ना, कुछ अर्सा पहले मैं उस तरफ मौजूद था टेबल के उस तरफ, तो मैं अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता था मैंने वो लिख दिया। मैं अपने टीचर से सिर्फ 2 बातें कहता, सर जी समझाना है इस तरह के मैनू समझ आए, और बताना ऐसे कि मेरा पेपर पास हो जाए। 2 चीज़ें चाहिए होती हैं असल में, एक तो आपको समझ भी आए, दूसरा आपका पेपर भी पास हो। एक चीज़ है जिसका सवाल रट्टे वाला आता है, मैं आपको उसकी न्यूमेरिकल कराने लग जाऊं, पेपर में रट्टा है आपको ना आता हो, आपको ऐसी समझ का क्या फ़ायदा है? समझ ऐसी हो के पेपर पास हो। तो मेरे मुताबिक 2 चीज़ें, वो एक भाई ने एक जुमला भी कहा था, वो बड़ा परफेक्ट था कि सर समझ भी आए और ऐसी समझ आए कि पेपर पास हो, तो वो सारा 360 कवर होता है इंशाल्लाह। सर टीचर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बस ये घंटों का थोड़ा फ़र्क है, इसको यकीन माने ये 1.5 घंटे में हो जाना है, मगर मैंने आपको फास्ट ट्रैक के हवाले से 3 घंटे का है, प्री रिजल्ट में ये 1.5 आवर्स ही होता है। 3 घंटे अदर देन टाइम पढ़े। सर जी टॉपिक आपको पढ़ाया, टेस्ट दिया, टेस्ट किया, 3 घंटे आपने पढ़ना है, 3 घंटे से ज़्यादा आपने पढ़ना नहीं है। असल गेम क्या है? हार्ड वर्क नहीं, असल गेम है कंसिस्टेंट वर्क, रेगुलर कंसिस्टेंट। ये एक स्टूडेंट ने कहा आप नज़र नहीं आ रहे, इंशाल्लाह। सर जी मैं असल में कैमरे को इसलिए ऑफ रखा हुआ है ताकि अगर सिग्नल की फ्लक्चुएशन हो तो उससे कहीं वॉइस भी ना चली जाए। वॉइस और डिस्प्ले जो ज़्यादा रेलेवेंट है वो मैंने जो है ना वो एक्टिव किया हुआ है, इसलिए मैं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के मैं देख रहा था कि कोई सवाल है तो मैं उसको एड्रेस कर दूं। जी शिराज अहमद ने कहा है कि टू पास द पेपर एंड प्रैक्टिकली अप्लाई रूल्स इन फाइलिंग रिटर्न। हाँ अब ये सुनिए, इसीलिए मैंने ये बात पढ़ी। सर जी आई एम नॉट देयर टू एनेबल यू टू फाइल द रिटर्न। मैं आपको सारे कानून जरूर सिखाऊंगा, लेकिन रिटर्न फाइल करना एक डिफरेंट काम है। जब मैं पढ़ा रहा होता तो मेरे ज़हन में पता क्या चल रहा होता है, ICAP में ये कैसे आया और ICAP कैसे पूछ सकता है। मेरे ज़हन में ये नहीं चल रहा होता कि रिटर्न में ये कैसे आता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो आई एम वेरी फोकस्ड ऑन एग्जाम्स। तो ये एग्जाम्स फोकस्ड डिस्कशन है। मैं ये बात कभी नहीं कह रहा कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे रिटर्न फाइलिंग में फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिन पहले ही ना एक बच्चे का मुझे फ़ोन आ गया, कहता है कि सर मेरी मैनेजर से शर्त लगी थी किसी बात पर, रूल था कोई। मैंने कहा कि मुझे सर ने ये बताया हुआ है और पक्की बात है ऐसे ही होना। मैनेजर ने कहा नहीं ऐसे नहीं होना। खैर उन्होंने ऑर्डिनेंस खोला और अल्लाह की मेहरबानी है कि जो बात मैंने बताई थी वो वैसे ही थी।
वो कहते हैं हम शर्त जीत गए, मैं अभी पिज़्ज़ा खाने आया हूँ, मैं अभी पिज़्ज़ा गरम गरम सामने आया, मैंने सोचा मैं एक बार सर का शुक्रिया अदा कर दूँ, सर आपकी वजह से ये हुआ। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इज़ देयर, बट एक ना फोकस होता है। सर समझ आ रही है? आप घर से जब को बाजार को चीज़ लेने जाते हैं ना, तो आपका टारगेट वॉक करना नहीं होता, आपका टारगेट वो सामान लाना होता है। वॉक हो ही रही होती है साथ, वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, लेकिन आपका फोकस वो नहीं होता। सर ये सब कुछ आप सीख रहे होंगे कि रिटर्न फाइलिंग के हवाले से, लेकिन मेरा फोकस रिटर्न फाइलिंग नहीं है, मेरा फोकस ICAP के एग्ज़ाम है। शिराज आमिर ने ये बात की थी, मैंने कहा ये इसके लिए क्लैरिटी ज़रूरी है। सर इंशाल्लाह अच्छे से ही पढ़ाना है। PRC कहीं है ज़्यादातर लोग, इंशाल्लाह सर हमने इसी चीज़ को ही प्लान किया हुआ है। टेस्ट के हवाले से इंशाल्लाह टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल टेस्ट कंडक्ट भी होंगे, टेस्ट चेक भी होंगे। जी आप नॉलेज अपडेट करनी है ज़रूर कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलबत्ता आप नॉलेज अपडेट कर सकते हैं इन्हीं लेक्चर से। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना जो ने PRC कर लिया, बस में हुआ ये कि पिछली बार ये हर साल बाद टैक्स के रूल्स भी चेंज हो जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि जिन्होंने पिछली बार पढ़ा हुआ है उनको अपडेशन की ज़रूरत होती है, तो वो भी इसको देख लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम इस एम से पढ़ा रहे हैं कि मेरा एम बिल्कुल क्लियर है। एक वो बच्चा जिसने इससे पहले टैक्स नहीं पढ़ा, मैंने उसको पढ़ाना, मैंने उस डेप्थ में पढ़ाना, मैंने ये एज्यूम नहीं करना कि इसने पहले पढ़ा हुआ है। दूसरी बात क्या है, वो बच्चा जो ICAP के पेपर में अपीयर होना चाहता है, मैं वो सोच के पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि उसने वकील बनना है या उसने रिटर्न फाइलिंग करनी है, वो वाला भी फ़ायदा उठा सकेगा, लेकिन मेरा टारगेट ये बच्चा क्लियर है। और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर थोड़ी सी बात आगे करनी है कि सर अब जो टारगेट क्लियर है तो फिर ICAP को पकड़ लेते हैं। ICAP कहता है भाईजान चैप्टर बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन है 5 से 10 मार्क्स का। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन है 5 से 10 मार्क्स का, जिसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3। इनकम टैक्स है 4 से 16, 5 से 10 मार्क्स का है, 1 से 1, 2, 3 3 चैप्टर्स हैं। इनकम टैक्स है 4 से 16, इनकम टैक्स है चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 16, और ये कितना है 60 से 75 मार्क्स का। सेल्स टैक्स है 20 से 30 मार्क्स का, जो कि चैप्टर 17, 18, 19 है। आपकी किताब में टोटल 19 चैप्टर हैं। पहले 3 चैप्टरों से 5 से 10 मार्क्स का आता है। 4 से 16 नंबर चैप्टर इनकम टैक्स है, जिससे 60 से 75 मार्क्स का आता है, और सेल्स टैक्स 20 से 30 मार्क्स का आता है। ये ICAP क्लेम करता है, ये ICAP ने सिलेबस में कहा हुआ है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पिछली 6 अटेम्प्ट्स को एनालाइज किया हुआ है मैंने, पिछली 6 अटेम्प्ट्स को एनालाइज किया हुआ है मैंने। तो 1 मिनट ये ज़रा मुझे पकड़ाइएगा, आप बैठे रहें। एक इनको दे दें और आप बस खुद भी बैठ जाएं, ये बच्चे खुद ले लेंगे। एक अपना और अपने भाई, ये भाई का पकड़ लें। चलो आप बैठ जाएं, बाकी ये लोग पीछे देते रहेंगे। सर जी आपके सामने ना मैंने पास पेपर एनालिसिस रख दिया है, जिसमें आपको बताना ये चाह रहा हूं कि पिछली 6 अटेम्प्ट्स में 7.3% पेपर आया है पहले 3 चैप्टर्स में से, जबकि ICAP कह रहा था ये 5 से 10 नंबर का आना है। ऑनलाइन वाले बच्चों इंशाल्लाह ग्रुप में आप लोगों के साथ इसकी PDF शेयर हो जाएगी। जी क्रैमिंग वाले कौन से चैप्टर्स हैं, एक स्टूडेंट ने सवाल किया। जी बिल्कुल सारा कुछ बता रहा हूँ।
चैप्टर 1 to 3 में से 7.3% आया है ऑन एवरेज पिछली 6 अटेम्प्ट्स में, जबकि आई कैप कहता है 5 से 10% आएगा, बिल्कुल उसके मुताबिक है। इनकम टैक्स में से 65%, इनकम टैक्स में से 65% आया है, जबकि सिलेबस कहता है 60 से 75% आएगा। सेल्स टैक्स में से 27% आया है, जबकि सिलेबस कहता है 20 से 30% आएगा, यानी एग्जैक्टली उस ग्रिड के अंदर ही आ रहा है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ इस एनालिसिस से क्लियर हो गई है कि जहाँ सिलेबस कहता है 5 से 10%, पिछली 3 अटेम्प्ट में देखें कितने मार्क्स का सवाल आ रहा है, 8 नंबर का। इनकम टैक्स में 64, 62, 67 इतने मार्क्स की सवाल आ रहे हैं इनकम टैक्स से। और सेल्स टैक्स देखें 28, 30, 25 इस रेंज में आ रहा है। तो भाई 25 से 30 के दरमियान प्रिसाइजली, और अगर पिछली 6 अटेम्प्ट्स की एवरेज लें तो 27%। चैप्टर वाइज पिछली 5-6 अटेम्प्ट्स के एनालिसिस करने का मकसद है एक आपको पता चल जाए कि किस एरिया में से कितने सवाल आ रहे हैं, किस चैप्टर पर कितना जोर लगाना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, उस चीज़ के लिए आप जो है ना वो आपको आमादा किया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने कहा है कि इसमें से रट्टे वाले पोर्शन कौन से। सर जी, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आपने क्रैम करना होता है। ऑल्दो चैप्टर नंबर 1 to 3, 14, 15, 16 और 17, 18, 19 इन चैप्टर्स के बारे में ये है कि इसमें क्रैमिंग ज़्यादा है, इसमें तकरीबन 80-90% क्रैमिंग का एरिया है। सेल्स टैक्स में से ये देखो, ये जो थ्योरी का आया पार्ट 17, 7, 9, 14, 11 और 5 ये क्रैमिंग है। इन 3 चैप्टर में से आनी ही क्रैमिंग है, और ये 14, 15, 16 में से भी हर अटेम्प्ट में सवाल आता है, और इसमें से भी क्या आनी है, क्रैमिंग आनी। बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें ज़्यादातर क्या आता है, बाकी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। बट ये ऑब्वियसली ये बात है कि मैं आपको अभी इसको इन जनरल नहीं बता सकता, चैप्टर बाय चैप्टर इंशाल्लाह आपको गाइड कर रहूँगा। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा, जाहिरन तो ये कानून है, और कानून जब होता है वो हमेशा थ्योरेटिकल होता है, लेकिन आई कैप जो है वो मैक्स 25 से 30 मार्क्स का रट्टा पूछ रहा है। सारा पूछ क्या रहा है, न्यूमेरिकल पूछ रहा है। 25 से 30 भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कहा है, ये इवन 20 to 30 ही समझें इसको। नॉलेज बेस्ड है, बाकी सारा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। नॉलेज बेस के लिए रट्टा लगाओ ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस के लिए प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। आपको एक चीज़ और बताऊं, या मैं इस जुमले को ऐसे बोलता हूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करना ज़रूरी है, चाहे समझ आया या नहीं आया। उसको कहते हैं क्रैम, मेमोराइज, रट्टा लगाना, एज इट इज़ प्रोड्यूस करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रट्टा लगा या नहीं लगा, समझ अच्छे से आना चाहिए। यार समझ आ रही है, वो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। सर जी ये फ़र्क होता है दोनों में। सर जी अब अगला सवाल आ गया कि सर किताब कौन सी है। सर जी एक किताब है टैक्स हेल्प बुक बाय अली इमरान, 12वां एडिशन है उसका, वो किताब आपने यूज़ करनी है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारे पास पुरानी किताब पड़ी है, क्या वो इस्तेमाल कर लें? बिल्कुल वो इस्तेमाल नहीं करनी। फिर वही बात है कि किताब पे एतमाद नहीं है। 1200 प्लस चेंजेस हैं पिछले और इस एडिशन में। कहाँ कहाँ पर मार्कर से तब्दीली करोगे और क्यों करोगे? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। कतअन पुराना एडिशन ना यूज़ कीजिए, हर वक्त उसको चेंज ही करते रहेंगे, और जब चेंज कर भी देंगे ना तब भी आपके दिल में होगा पता नहीं शायद चेंज से रह ना गया हो, मैंने पेन से ही सारे किए हैं, क्यों ऐसी सर दर्द लगानी है। अपडेटेड बुक को यूज़ करना वाजिब है। फिर
टेक्स्ट हेल्प बुक फोकस्ड होनी चाहिए किताब। इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसमें नोट्स भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, पास पेपर्स भी हैं। ऑटम 14 से लेके अब तक पिछले 10 साल के पास पेपर विद अपडेटेड सॉल्यूशन। तो जिसके पास सिर्फ ये एक किताब है ना, उसके बाद टेक्स्ट का सब कुछ है जो होना चाहिए। सर समझ आ रही है? तो ये बात है आप। और इसकी खास बात, अच्छा जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये लेनी इससे भी ज़्यादा वाजिब है। क्यों? जो स्लाइड्स आपको दिखाई देंगी ना, उसमें अल्फाज वही होंगे जो किताब में। उससे क्या होगा, आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप स्लाइड पढ़ रहे होंगे, उसके बाद नीचे किताब पढ़ेंगे तो वो लफ्ज़ सेम होंगे, 2 बार और पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ये ज़्यादा बेहतर है ना? और सर समझ आ रही है? तो टेक्स्ट हेल्प बुक है, स्टूडेंट लेक्चर्स पे फोकस करें, लेक्चर के बाद बुक ज़रूर पढ़ें ताकि मैक्सिमम पार्ट रिटेन हो। सर जी बहुत से लोग जो फेल होते हैं उसकी एक की रीज़न सिलेक्टिव स्टडी है। अपने दिमाग से प्रोफेशनल स्टडीज़ में ये वाला वर्का पार्ट दें कि आपने फलां चैप्टर नहीं करना फिर भी पास हो गए, नहीं। अगर आपको कोई बंदा ये बताता है ना कि देख मैं 3 चैप्टर नहीं किए थे मैं फिर भी पास हो गया, तो उसको कहे भाई तू तो पागल है, तेरी तो जुगाड़ लग गई है, तू हमें भी पुट्ठा मशवरा दे रहा है, हमें उसी चैप्टर से सवाल आ गया हम फेल हो जाएंगे। फिर तू कहेगा मैं तो हो गया था पास। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है यार? अक्लमंद वो होता है जो अपनी एहतियात के साथ चले, ना कि दूसरे लोगों के लटकने का, दूसरे लोगों के गिरने का इंतजार करता है। आप खुद गिरे और लोगों को कहें यार सिलेक्टिव स्टडी ना करना, मैं भी इसीलिए फेल हुआ हूँ। आवाज़ का मसला आ रहा है। सेलेक्टिव स्टडी ना करना, मैं भी इसी वजह से फेल हुआ। ये बात आप बाद में लोगों को कह रहे हो, नहीं। लोग जो गिर रहे हैं, जो डर रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनसे देखकर खुद समझें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो मेरा मशवरा आपको है ये करें। स्टूडेंट मस्ट अपीयर रेगुलरली इन एवरी टेस्ट। सर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे पूछे सर आपको कैसे पता चलेगा कि हमें समझ आ रहा है? मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, आप कह देंगे यस सर समझ आ गया। मैं नहीं मानता। आप घर जाएंगे, आप उसको रिटेन करेंगे, रिटेन करने के बाद उसका टेस्ट होगा, टेस्ट वाले दिन टेस्ट देंगे, उसके रिजल्ट से मैं मानूंगा कि यार इसको आया या नहीं। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? वो एक मेन पॉइंट। आखिरी बात है, स्टडी मटेरियल की कर चुका और अब रिवीजन फॉर एग्ज़ाम, ये आखिरी बातें। इंशाल्लाह 16-17 फरवरी वुड बी द लास्ट डेट। उसके बाद पेपर में फिर भी कम से कम 20 दिन होंगे, ज़्यादा ही होंगे। मैंने 20 कहे हैं। आपके पास बड़ा टाइम होगा कि आप कम से कम 2 से 3 बार किताब को रिवाइज़ करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, फुल पेपर प्रैक्टिस करें। मॉक भी देना है और कम से कम 2 पेपर्स 100 नंबर के खुद अटैम्प्ट भी करने हैं। ये हो गई सारी बात। अब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सुपर इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो है स्केड्यूल। बिस्मिल्लाह भाई, यार ये इस तरफ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, तू जीत जा भाई। अच्छा जी, ये हमारा वीक जो 2 दिसंबर से शुरू हुआ है, इस वीक में तो हमने करना है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह ख़त्म करके चैप्टर नंबर 4 शायद लास्ट डे तक मैं शुरू करवा दूँ। अगले वीक से या अगले वीक में मैंने करना है चैप्टर नंबर 4, उसके बाद चैप्टर 5, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 9।
चैप्टर इस तरतीब से चलना है। फिर उससे अगला है चैप्टर नंबर 7 और 8, और फिर उससे अगला है वीक में चैप्टर नंबर 11, 12, 13। जो बड़े चैप्टर्स हैं वो एक एक है, उसके अलावा ये इनकम टैक्स न्यूमेरिकल्स हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 और 3 है, फिर चैप्टर नंबर 14, 15, 16 है, फिर सेल्स टैक्स है। एक वीक में सेल्स टैक्स की थ्योरी, अगले वीक में सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल। यहाँ पर 2-3 बातें काम की हैं। सबसे पहली बात ये कि अपने ज़हन में रखिए कि 5 संडेज़ हमने ऑन करने हैं। 5 संडेज़ हमने ऑन करने। मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि उस दिन अचानक आपको एक शॉक ना लगे। क्यों ऑन करने हैं? एक संडे मैं कराऊंगा सैलरी के न्यूमेरिकल, दूसरे संडे में कराऊंगा बिजनेस के न्यूमेरिकल, तीसरे संडे में कराऊंगा एओपी के न्यूमेरिकल, चौथे संडे में कराऊंगा सेल्स टैक्स के बेसिक न्यूमेरिकल, 5वें संडे में कराऊंगा सेल्स टैक्स के एडवांस न्यूमेरिकल। सर समझ आ रही है? तो ये संडे वाले दिन ये काम हो रहा होगा। और हमारे पास ये जो 13 से 20 का वीक है, इसमें हमारे पास काफ़ी टाइम होगा कि अगर हम दरमियान में किसी टॉपिक को, क्योंकि यार देखो ये एक टेंटेटिव प्लान है मेरे लिए। फिर वही बात है, मैंने अपना चाह नहीं पूरा करना कि मैंने इतने कम टाइम में पढ़ा दिया। मेरा टारगेट क्या है? मेरे बच्चे को समझ आए। अगर मेरे बच्चे को समझ नहीं आएगा, यकीन माने मैं चैप्टर नंबर 4 नहीं शुरू करूँगा, चाहे 9 दिसंबर के 2 दिन ऊपर हो जाए। क्यों यार? मैं कोई मशीन को तो नहीं दबा रहा, मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सर समझ आ रही है? हाँ, इस तरह ही चलेगा। ये वाला वीक और ये लास्ट, ये 2 जो है ना, ये हमने टेंटेटिव रखे होते हैं एडजस्टमेंट डेज, क्योंकि हमने इनकम टैक्स न्यूमेरिकल तो करवा देने हैं संडेज वाले दिन। यार समझ आ रही है? सेल्स टैक्स भी संडे वाले दिन करा देने हैं। तो ये बेसिकली 7 दिन एडजस्टमेंट के होते हैं कि अगर हमने न्यूमेरिकल करते हुए कोई दिक्कत आए, या सॉरी न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, थ्योरी करते हुए कोई डिले आ जाए तो हम इसमें कवर कर लें, और यहाँ पर फिर मज़ीद अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हम इसमें कवर कर लें, और हम अपनी लास्ट डेट जो है ना, वो मैंने आपको क्या बताया, 16 फरवरी, इसी को ही तसव्वुर करें। पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी बात जो मैंने सोचा था कि आपसे करूँगा, कर दी है। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई हाजिर है। नसीहतें, तरीका, तरबियत, टेक्निक, हर चीज़ मैंने आपको आज पहले लेक्चर में बता दी, जो रूटीन में नहीं बताई जा सकती। अगर आप गौर करें, इसी स्केड्यूल में वीकली टेस्ट भी आ रहा है, गौर कर रहे हैं? ये टेस्ट लाजमी देने हैं। सर चैप्टर 1 2 या 3 पेजेस है, उसके लिए 7 डेज है, 1 वीक। और चैप्टर 7 8 जो है, इसके लिए 1 वीक इसका टेस्ट नहीं है। हाँ जी, इसका टेस्ट है। चैप्टर 7 8 का टेस्ट, हाँ मैं आपको बताता हूँ इसका क्या वजह है। सर जी मैं आपको बताता हूँ। एक तो चैप्टर 1 जो है ना, मैंने फिर कहा मैं सोच रहा हूँ बिगिनर, जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है, उस बच्चे को टैक्स की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ठीक हो गया? मैंने फिर भी अभी आपके कहने से पहले क्या ये बात नहीं कही कि शायद लास्ट डे में मैं चैप्टर 4 शुरू कर दूँ, कहा है। ठीक है, ये बात। और उसके अलावा ये है कि बिजनेस जब मैं करवाऊँगा उसके साथ फिर अगर बिजनेस का अलहदा टेस्ट ना लिया तो लॉसेस के साथ मिलाकर फिर एक टेस्ट लूँगा। ठीक हो गया? तो ये वाली बात है। बाकी मेरे सामने कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है जिसको मैंने घंटे में थ्रो करना है और उसने सारा पकड़ लेना है। मेरा ये टेंटेटिव प्लान है। हाँ इंशाल्लाह ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 16 फरवरी से ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे बच्चों को समझ नहीं आएगा तो इस प्लान में अभी तक का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10 साल का तजर्बा ये कि ये इसमें परफेक्टली आ जाएगा आप लोगों को समझ। लेकिन अगर कहीं पर प्रॉब्लम आई तो मैं बिल्कुल भी रिजिड नहीं हूँ कि कहूँ कि बच्चों को समझ आ रही या नहीं आ रही, पीर आ गई, मैंने अगला टॉपिक शुरू करना है। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको पढ़ाने के लिए ये सेशन करा रहा हूँ
तो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करवाऊँ। टेस्ट जो है वो आपके वीकली चल रहे होंगे, बिजनेस का अलहदा टेस्ट होगा या मैं उसको मर्ज करके ले लूँगा जी। अब ये सारी बातें हो गई, अब आगे आप लोगों के सवालात, जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं सर। ये डाउट हो रहा है कि आखिरी 15 दिन हमारे प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होंगे। हाँ जी, असल में जिस दिन 15 फरवरी होगी ना और 16 फरवरी को आखिरी क्लास होगी, उस दिन आप भी तैयार होंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी 16 फरवरी को पढ़ना थोड़ी शुरू करना है, 16 फरवरी को तो पढ़ लिया होगा। अब क्या करेंगे? अब रिवीजन करेंगे। रिवीजन 8 दिन बहुत ज़्यादा है रिवीजन के लिए, ठीक है? 8 दिन रिवीजन के लिए मोर देन इनफ है। आपके और तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है। कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 3 सब्जेक्ट हैं, तो आप उसको एलोकेट करें। एक मुनासिब टाइम आपके पास होगा रिवीजन के लिए। मैं फिर भी आपको 8 दिन का है, जब पेपर से पहले 2-3 दिन भी आपके पास मिल जाए तो आप थोड़ा सब कुछ रिवाइज कर पाते हैं, ठीक है जी सर। संडे वाले दिन सर टाइमिंग की क्लास होगी? संडे वाले दिन पीपी की क्लास है हमारे जी सर, मेरा ख्याल है कि मैक्स 2.5 घंटे मैक्स 2.5 घंटे की क्लास होगी। और वो संडेज अभी नहीं होंगे, अभी तो मैं बेस बना रहा हूँ ना। ये संडेज होंगे जनवरी के और फरवरी के। डन हो गया सर जी? और सर पेपर पैटर्न होता था? सर पेपर पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। 100 नंबर के सवाल आएंगे टोटल, जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन का मजाक नहीं होता, ना कोई MCQ, ना कोई लेना ना कोई देना। सीधे सीधे 100 नंबर टैक्स का होगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव सवाल होते हैं, एक्सप्लेन करना, वन ऑफ होता है, ज़्यादातर क्या होते हैं? न्यूमेरिकल होते हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल के बारे में बड़ा क्लियरली बता दिया। 70 से 80 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 20 से 30 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन। आप सर अली इमरान से ही पढ़ने आए हैं? एक 12:30 से 1:45 वाली क्लास में सर? नहीं, 2:45 से 3 पौने 2 से 3 वाली क्लास रूम नंबर 4 में है, यहीं पे ही है, लेकिन अभी 15 मिनट हैं उसके। अब चाय शाय पिए, मशवरा अच्छा दिया ना मैंने उन्हें, टाइम तो नहीं ना उनका ज़ाया होगा। अच्छा जी आगे। सर जी सवाल टेंटेटिव 8 से 9 सवाल होते हैं, और उसमें सवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कितने मार्क्स का सेल्स टैक्स से आना है, कितने मार्क्स का बेसिक से आना है, कितने मार्क्स का इनकम टैक्स से आना है, वो मैं बता चुका हूँ। सवाल क्या है? वो एक ही सवाल क्वेश्चन नंबर 3 दे के उसके 10 पार्ट बना दे, तो वो तो रेलेवेंट नहीं। तो वो यहाँ एक सवाल को क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट हो, क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट हो, वो तो टोटल 13 दे दे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करते, मार्क्स मैटर करते हैं, कितने मार्क्स से कितने का। सर आप पॉइंट समझ रहे हो जी सर? और कोई बात? 2.5 घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। और ये आपने PRC दिया हुआ है, तो आपके लिए सबसे पहला पेपर होगा जो फुल फ्लेज आपको लिख कर करना होगा। और हम मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह कि आपने, हाँ फर्स्ट डे वाले दिन की जो मसाले हैं उनमें से एक चीज़ रह गई थी, वो भी बता दूँ सर। नई किताब, नया रजिस्टर, ये आपको चाहिए। बहुत सी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपने अपने रजिस्टर पे उतारनी है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपकी किताब में नहीं होंगी, सिर्फ स्लाइड में होंगी, तो वो आपने अपने पास उसके मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करूँगा, दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ दे नहीं रहा कि मेरे पास कोई ऐसा जादू है जो किसी और को ना समझ आ जाए। उसके स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। बट जिस चीज़ को किताब में नहीं लिखा और स्लाइड में पढ़ा है, मैं अज्यूम करता हूँ कि ये आप अपने रजिस्टर पर नोट कर रहे हो। ठीक हो गया? तो वो सारा आप अपने रजिस्टर पे नोट करेंगे। आप क्लास में बैठे उसको कर रहे होंगे, रजिस्टर पर नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट मिलेगा, उसको टैली करेंगे कि जो मुझे समझ आई है और जो स्क्रीनशॉट है वो क्या सेम है या नहीं। जी सर, और कोई बात? डन है सर जी?